सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपकलज के अनुप्रयोग। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था टेंजेंट नॉर्मल की आपने परिभाषा पढ़ी, उनकी समीकरण, कुछ उनके रिजल्ट्स देखे, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल भी किए थे। आज अब पढ़ने जा रहे हैं मोनोटोनिसिटी, एकदिष्टता। फिर आगे बढ़ते हैं। एकदिष्टता जैसा नाम है, एक सी दृष्टि हो, एक सी प्रवृत्ति हो। मोनोटोनिसिटी, मोनो यानी कि सिंगल, टोनिसिटी एक सी टोन, सिंगल टोन हो यानी कि एक सी प्रवृत्ति। ऐसे कोई कर्व ले लें आप, कर्व जैसे y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है और y बराबर एफ एक्स कर्व का अपन ग्राफ बनाएं, या तो ये सीधा नीचे से x के बढ़ाने के साथ साथ फंक्शन का मान बढ़ता जाए, यानी कि ये थ्रू आउट कैसा हो, बढ़ता हुआ हो। या कह सकते हैं जब आप x का मान बढ़ाएं तो ये मान घटता जाए। तो ऐसे जो कर्व हैं वो एकदिष्ट कहलाते हैं। कौन से कर्व? जब x का मान बढ़ाएं और फंक्शन का मान यानी कि y का मान बढ़ता जाए, या x का मान घटाएं तो y का मान घटता जाए। दूसरी तरह से x का मान बढ़ाएं तो y का मान, फंक्शन का मान घटता जाए, यानी कि एक सी प्रवृत्ति हो थ्रू आउट दी इंटरवल। तो ऐसे फलन कहलाते हैं एकदिष्ट। और जो एकदिष्ट होने का जो गुण है वही एकदिष्टता कहलाता है, मोनोटोनिसिटी कहलाता है। थ्रू आउट दी इंटरवल, थ्रू आउट दी डोमेन, ऐसे फलन जिनका पूरे अंतराल में, पूरे प्रांत में बढ़ने की प्रवृत्ति हो या घटने की प्रवृत्ति हो, वो यानी कि एक सी प्रवृत्ति हो, वो एकदिष्ट कहलाते हैं, मोनोटोनिक कहलाते हैं। और जो एकदिष्ट होने का गुण है, मोनोटोनिक होने का जो गुण है, वो एकदिष्टता यानी मोनोटोनिसिटी कहलाता है। अब इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं लेते हैं आप। सबसे पहले आ गया एकदिष्ट वर्धमान फलन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि ऐसा फलन जिसमें x का मान बढ़ाते जाएं और फंक्शन का मान भी बढ़ता जाए थ्रू आउट, घटे नहीं कभी भी, बराबर भी हो सकता हो। तो ऐसे फलन कहलाते हैं एकदिष्ट वर्धमान फलन। एक बार लिख लेते हैं। फलन एफ एक्स एकदिष्ट वर्धमान फलन कहलाता है यदि x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू प्रांत डोमेन। दोबारा से, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी a monotonic increasing function if x1 greater than x2 implies fx1 greater than or equal to fx2। greater than और equal वाला सिंबल भी लगा दिया है। दोबारा लिखते हैं, यदि x1 greater than x2 implies fx1 greater than or equal to fx2 for all x belongs to प्रांत यानी डोमेन। आपने कहा है कि x बढ़ाने पर फंक्शन का मान बढ़ना चाहिए, या कहते हैं घटाएं तब घटना चाहिए, या दूसरी तरह से लिखते हैं इसी को, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन प्रांत। ये और ये दोनों एक ही है। ऊपर लिखा है कि x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान कैसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए या बराबर रहे, और घटाने पर घटना चाहिए या बराबर रहे। दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को दोबारा लिख दें, या x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट लेस देन fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू प्रांत। जो पहली लाइन है उसी को दोबारा लिख दिया। वहाँ क्या लिखा था, ग्रेटर देन और इक्वल, और यहाँ क्या लिखा है, नॉट लेस देन, बढ़ना या बराबर रहना, और यहाँ कह रहा है घटे नहीं, तो एक ही बात है। दूसरी लाइन में लिखा है उसको भी दोबारा लिख सकते हैं, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू प्रांत डोमेन। चार लाइन लिख दी है, चारों का मतलब एक ही है। पहली लाइन में लिखा है x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, और इसी को थर्ड लाइन में क्या लिख दिया, ग्रेटर देन और इक्वल को नॉट लेस देन लिख दिया, यानी कि x का मान जब जैसे जैसे बढ़ाएंगे फंक्शन का मान घटना नहीं चाहिए। घटना नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए, बढ़े या बराबर रहे। और जो दूसरी लाइन लिखा है उसको चौथी लाइन में दोबारा लिख दिया। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू प्रांत। लेकिन यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ तो लेस देन और इक्वल है, यहाँ लिख दिया है नॉट ग्रेटर देन, यानी घटे या बराबर रहे, इसका मतलब बढ़े नहीं।
तो एक ही मतलब है। इनका ग्राफ भी देख सकते हैं। अब हम इंक्रीजिंग फलनों के ग्राफ बनाते हैं। एक दिश वर्धमान जो बताया उन फलनों के ग्राफ देखते हैं। एक्स का मान बढ़ाएं तो फंक्शन का मान बढ़ना चाहिए यानी कि घटे नहीं। तो कैसे आएगा ये? इस तरह से आएगा। कुछ पोर्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए लेकिन कभी भी नीचे नहीं आएगा। और देखें ये कौन से ग्राफ हो गए? ये उन फलनों के ग्राफ हो गए जो एक दिश वर्धमान है। मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं, बाई का मान ऊपर जा रहा है या थोड़ा पैरेलल है और ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे नहीं आएगा। और उल्टी तरफ से देखें, जब एक्स का मान घटाएं तो फंक्शन का मान घट रहा है या बराबर है। तो ये एक दिश वर्धमान फलनों के ग्राफ हो गए। तो दोबारा से एक दिश वर्धमान फलन कौन सा रहा? फलन एफ एक्स एक दिश वर्धमान फलन कहलाता है यदि एक्स का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान बढ़े। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट लेस देन fx2। यानी fx1 fx2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। तो ये कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आप ग्राफ देखते हैं y बराबर e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का ग्राफ आपको पता है इस तरह से चलता है। जैसे जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसा है? एक दिश वर्धमान हो गया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया। और देखें y बराबर log x का ग्राफ देखते हैं। ये 1,0 y बराबर log ऑफ x, बेस नहीं लिखा है तो डेफिनेटली क्या है? नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग बेस ई होता है, ई 1 से बड़ा होता है। और देखते हैं ये कौन सा ग्राफ बना दिया आपने? ये बन गया y बराबर बॉक्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू r। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का मान बढ़ रहा है या बराबर रह रहा है। 0 और 1 के बीच में fx बराबर 0 और जैसे ही 1 पे आए या 1 हो गया और 1 ही रहेगा जब तक 2 से कम है। तो ये x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान या तो वहीं कांस्टेंट रहता है या बढ़ जाता है, जंप लगा के बढ़ रहा है। तो ये भी कैसा है? एक दिश वर्धमान फलन है। दोबारा से फलन एफ एक्स एक दिश वर्धमान फलन कहलाता है यदि एक्स का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान बढ़े या बराबर रहे। तो ये आपके एक दिश वर्धमान फलन की परिभाषा हुई और उससे संबंधित ग्राफ हुए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक दिश ह्रासमान फलन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले जब वर्धमान की परिभाषा की बात थी, अब ह्रासमान। फलन एफ एक्स ह्रासमान फलन कहलाता है यदि एक्स का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या बराबर रहे। घटे या बराबर रहे यानी कि बढ़े नहीं। एक्स का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या बराबर रहे। और दूसरी तरह से कहें कि एक्स का मान घटाने पर फंक्शन का मान बढ़े या बराबर रहे। अगेन फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। यानी कि x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या बराबर रहे। इसी को लिख लेते हैं। फलन एफ एक्स एक दिष्ट ह्रासमान मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फलन कहलाता है यदि x का मान बढ़ाने पर फलन का मान घटे या बराबर रहे। अब इसको सिंबल्स में लिखते हैं आप। फलन एफ एक्स एक दिष्ट फलन एफ एक्स एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत डोमेन। दोबारा से यही अपन बोल रहे थे, यही लिख दिया है। फलन fx एक दिश ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x का मान बढ़ाने पर यानी x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2। यानी x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या बराबर रहे। घटे या बराबर रहे इसको कह सकते हैं, बढ़े नहीं। दोबारा से लिख देते हैं। और x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट ग्रेटर देन fx2। दोनों का मतलब एक ही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू या x1 x2। या दोबारा लिख दें x1 लेस देन x2। पहले तो लिखा कि x का मान बढ़ाने पर, अब लिख रहे हैं x1 लेस देन x2 यानी कि x की वैल्यू घटाने पर फंक्शन का मान क्या हो? घटे नहीं, बढ़े या बराबर रहे। fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत। इसी को दोबारा लिख देते हैं फिर। x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 नॉट लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू प्रांत। प्रांत और यू कैन से डोमेन। तो ये लिखा है ऐसे ही, पहले आपने इंक्रीजिंग के लिए लिखा, अब ये डिक्रीजिंग के लिए लिख दिया। दोबारा से रिवाइज करते हैं। फलन एफ एक्स
अपने प्रांत में एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटे या बराबर रहे, और दूसरी तरह से x का मान घटाने पर फंक्शन का मान घटे नहीं अर्थात बढ़े या बराबर रहे। इसके भी ग्राफ देखते हैं एक दो। y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखें। ये y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। जब आप x को बढ़ा रहे हैं, x का मान बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का मान नीचे जा रहा है, घट रहा है। y बराबर log x बेस a, और बेस कैसा हो, पॉजिटिव और 1 से छोटा हो। तो इसका ग्राफ भी आपने देखा हुआ है। जिन लोगों को ग्राफ याद नहीं है वो अपने फंक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। ग्राफ वहाँ डोमेन रेंज सब बहुत अच्छी तरह से किए हुए हैं, आपने ग्राफ भी बनाए हुए थे। तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गए। और जनरल बात करें तब जो आप कर रहे थे अभी कि एक्स का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटना चाहिए, बढ़े नहीं। तो देखें इस तरह से ये आ गया। इस तरह से जो ग्राफ आएंगे वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फलन के ग्राफ आएंगे। कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, एक्स का मान बढ़ाएंगे तो फंक्शन का मान घटेगा या बराबर हो सकता है। और देख सकते हैं ये ग्राफ भी और एक तरह से फंक्शन की नेचर को भी शो कर रहा है कि जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान घट रहा है या बराबर है यानी कि एक्स अक्ष के पैरेलल हो सकता है कभी भी, लेकिन पोर्शन ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं, एक दिष्ट ह्रासमान फलन कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब एक दिष्ट हटा दिया, तो इसमें क्या है, अब इसमें जो बराबर वाला पोर्शन था, जैसे x का मान बढ़ाने पर ऐसा भी हो सकता था कि फलन का मान बराबर हो जाए, वो वाला हटा दिया है। मतलब फंक्शन x का मान बढ़ाने पर फंक्शन निश्चित रूप से बढ़ता ही जाए, बराबर होने वाली टर्म नहीं है। फलन f(x) अपने प्रांत में भी लिख सकते हैं या किसी पार्टिकुलर अंतराल में भी लिख सकते हैं। अंतराल I में निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फलन कहलाता है यदि x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। अब इंटरवल I में लिख दिया। प्रांत में भी लिख सकते थे, अपने प्रांत में सारे में, कई बार सारे प्रांत में नहीं होते, छोटे इंटरवल में होते हैं। तो ये आपके पास, या दोबारा भी लिख सकते हैं इसको, या x1 लेस देन x2 implies fx1 लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। यानी कि x का मान बढ़ाएं तो फंक्शन का मान बढ़ता जाए और घटाएं तो घटता जाए। जो x अक्ष के पैरेलल वाला पोर्शन था वो नहीं है। देखें इसके ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ बना दिया आपने, जब x का मान बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का मान बढ़ता ही जा रहा है। और देखें ये भी ऐसा ही ग्राफ है। और देखते हैं ये भी ऐसा ही ग्राफ है। और घटाएं, लेफ्ट हैंड साइड में जाएं तो फंक्शन का मान घटता जाए। जो एक्स अक्ष के समांतर वाला हिस्सा था वो नहीं है। अभी जो आपने ग्राफ बनाए थे एक्चुअल में जो निरंतर वर्धमान है वो एक दिश वर्धमान तो होता ही है। निरंतर वर्धमान में क्या था, एक दिश वर्धमान में क्या था, जो फलन निरंतर वर्धमान फलन है वो एक दिश वर्धमान फलन भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक दिश वर्धमान फलन में ऊपर की ओर जा रहा था, एक्स अक्ष के समांतर वाला हिस्सा भी था। तो अगर उसमें से सिर्फ ऊपर वाला यही वाला हिस्सा ले लें, एक्स अक्ष के समांतर वाला छोड़ दें तो वो तो निरंतर वर्धमान है। तो इसलिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है ही। मोनोटोन सिंगल टोन, एक सी प्रवृत्ति रहे तो एक सी प्रवृत्ति है, सीधा बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने ग्राफ बनाया था y बराबर e टू दी पावर x, ये निरंतर वर्धमान भी है और एक दिश वर्धमान आपको पहले से पता है, एक दिश वर्धमान भी है, निरंतर वर्धमान भी है। ये सारा हिस्सा उसमें एक दिश वर्धमान के साथ भी आता है। हाँ, एक दिश वर्धमान फलन का निरंतर वर्धमान होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपने y बराबर बॉक्स ऑफ x लिया, वो एक दिश वर्धमान था कि x का मान बढ़ाएं तो फंक्शन का मान बराबर भी हो सकता है। बढ़ तो रहा था लेकिन वो इंटरवल के बाद जंप लगा के बढ़ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो निरंतर वर्धमान है वो एक दिश वर्धमान निश्चित रूप से होगा। तो ये आपके उनके एक दिश वर्धमान फलन की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आप निरंतर ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा नाम है, फलन में कोई भी फलन f(x) है उसमें x का मान बढ़ाएं तो फंक्शन का मान लगातार घटता जाए। अब जो बराबर वाला हिस्सा है वो नहीं होना चाहिए। x का मान बढ़ाने पर फंक्शन लगातार घटता जाए, या दूसरी तरह से कह लें x का मान घटाने पर फंक्शन बढ़ता जाए।
Again, function f(x) is said to be strictly decreasing function if x1 greater than x2 implies f(x1) less than f(x2). यही लिख लेते हैं। फलन f(x) अंतराल I में निरंतर ह्रासमान फलन कहलाता है यदि x1 greater than x2 implies f(x1) less than f(x2) for all x1 x2 belongs to I। यानी x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान घटता जाए, या दोबारा लिख दें और यू कैन से x1 लेस देन x2 implies f(x1) greater than f(x2) for all x1 x2 belongs to I। यानी x का मान घटाने पर फंक्शन का मान बढ़े और बढ़ाने पर घटे, तब ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ग्राफ से देखते हैं इसी को। ये ग्राफ ले लिया आपने, ये ले सकते हैं। इनमें क्या है, सभी में फलन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा, जो निरंतर ह्रासमान फलन है वो एकदिष्ट ह्रासमान फलन भी होगा। देख सकते हैं, पहले आपने ग्राफ बनाया था y बराबर e⁻⁻x, क्या कह रहे थे, कैसा फलन है ये? एकदिष्ट ह्रासमान, और यही निरंतर ह्रासमान भी है क्योंकि इसमें x अक्ष के समांतर वाला हिस्सा नहीं है कोई भी। y बराबर a⁻x जब बेस कैसा हो, 1 से छोटा और पॉजिटिव, यही ग्राफ बनता है। तो ये वाला ग्राफ आ गया। कैसे है? ये निरंतर ह्रासमान फलन है, और जो निरंतर ह्रासमान फलन है वो एकदिश ह्रासमान भी होता है। दरअसल अभी जो आपकी जो नई बुक्स आ रही हैं, जैसे एनसीईआरटी वाली बुक है, उसमें एकदिश का तो नाम ही नहीं लिया है, ह्रासमान वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। तो यह बात हुई आपकी। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी, एक दिशता की जांच। ये कैसे जांच करें कि फंक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कैसे पता करना हो? दो चीज़ें, एक तो आपको फंक्शन का ग्राफ पता हो। ग्राफ पता हो तो आप डायरेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, y बराबर e⁻x, x बिलोंग्स टू r, ये है, और इसका ग्राफ आप जानते हैं, ये y बराबर e⁻x का ग्राफ। आपसे क्या है कि y बराबर e⁻x, x बराबर 1/2 पर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरे इंटरवल में, पूरे प्रांत में आपका कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो हर बिंदु पर इंक्रीजिंग है, कोई चेक नहीं करना, ग्राफ पता है, सीधे बता देंगे कि ये इंक्रीजिंग है। और देखते हैं y बराबर a⁻x 0 लेस देन a लेस देन 1, बेस छोटा है 1 से। आपने y बराबर a⁻x जब बेस 1 से छोटा हो और पॉजिटिव हो, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमेशा डिक्रीजिंग होता है। तो किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछेगा कि x बराबर 201 पर ये वर्धमान है या ह्रासमान, आप तो जानते हैं पूरे इंटरवल में ही डिक्रीजिंग है। x बिलोंग, प्रांत क्या है इसका? प्रांत r है, ये पहले से पता है, तो हर जगह ये तो डिक्रीजिंग है, तो कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कह देंगे तो डिक्रीजिंग होता है। तो जिस पॉइंट पे पूछा है, जिस इंटरवल में पूछा है, आपसे कहते हैं कि 1 और 5 के बीच में ये ह्रासमान है या वर्धमान है। आप जानते हैं y बराबर a⁻x जब आधार पॉजिटिव और 1 से छोटा हो, थ्रू आउट डिक्रीजिंग होता है, हमेशा ह्रासमान होता है। तो अंतराल कह दिया आपसे 1 और 5 के बीच में, तब ये कैसा होगा? ह्रासमान होगा। किसी बिंदु पे पूछ लिया तो उस पर भी ह्रासमान होगा, तो कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखते हैं एग्जाम्पल, y बराबर साइन x, y बराबर साइन x का ग्राफ आपने बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में आप देख सकते हैं 0 π/2, पाई लेफ्ट हैंड साइड में ये -π/2, -π, फिर ये 3π/2, 2π। बस इतना ही देखते हैं अपन, इसी अंतराल में देखते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बिंदु x बराबर π/4 पर ग्राफ कैसा है, तो आप देख सकते हैं x बराबर π/4 पर, x बराबर π/4 तो कहीं यहाँ होगा, तो x बराबर π/4 पर कहाँ है? ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये वर्धमान है। बस आपको ग्राफ पता है तो उसको देख के ही बता सकते हैं आपके x बराबर π/4 पर वर्धमान है। चेक भी है, टेस्ट भी है, इनके लिए टेस्ट करेंगे अभी। हाँ, अगर आपसे अंतराल पूछ लिया, आपसे कह दिया है कि -π/2 से और π/2 के बीच में फलन कैसा है, वर्धमान है या ह्रासमान है, ये -π/2 से π/2 के बीच में हाईलाइट कर दिया। तो
तो आप इसको देख सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में जैसे जैसे x का मान आप बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी घट नहीं रहा। तो बिना देखे ही आप बता सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में x का मान बढ़ाने पर फंक्शन का मान बढ़ रहा है। तो ये वर्धमान फलन है, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, टेस्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन टेस्ट की ज़रूरत जब पड़ेगी जब अपन को ग्राफ के बारे में नहीं पता हो। यहाँ तो आप वैसे ही देख के कह सकते हैं। हाँ, तो -π/2 से π/2 के बीच में फलन कैसा है? वर्धमान है। जैसे जैसे x का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरे अंतराल अगर आपसे कहता है कि π/2 और 3π/2 के बीच में कैसा है, तो π/2 से देखें जैसे आप x का मान बढ़ा रहे हैं फंक्शन का मान नीचे 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 और नीचे आ गया। यहाँ पे कितना है? फंक्शन का मान 1 है, और जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़े तो ये 1 से घटते घटते 0 हुआ, और फिर 0 से घटते घटते 3π/2 पर आते आते कैसा हो गया? -1 हो गया। तो अपन ने कुछ चेक नहीं किया, सिर्फ आप उनकी ग्राफ की जानकारी से पता पड़ रहा है कि y बराबर sin x, इसका प्रांत तो कौन सा है? प्रांत तो इसका r है। y बराबर sin x का प्रांत क्या है? r है। पूरी रियल लाइन पर ये ग्राफ बना सकते हैं आप। तो लेकिन आपसे पूछा अगर ये कहता है कि y बराबर sin x फलन वर्धमान है या ह्रासमान, तो अपन कह देते कुछ भी नहीं है। तो कभी बढ़ जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, घटता है, ऑल्टरनेट चलता है ये। लेकिन अब आपको इंटरवल दे दिया। इंटरवल कौन सा दे दिया? -π/2 से π/2 के बीच में। आपने सीधा मेंटली मनी मन में ग्राफ को रिकॉल किया और देखा -π/2 से π/2 के बीच में तो ये बढ़ता जाता है। जब x का मान -π/2 से π/2 तक जाता है साइन ऑफ एंगल की वैल्यू -1 से बढ़ते बढ़ते 0 और फिर 1 की ओर चली जाती है। यानी कि ये हमेशा कैसा होता है? इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि π/2 और 3π/2 के बीच में, तो आप फिर ग्राफ देख सकते हैं π/2 से 3π/2 के बीच में सीधा वो घट रहा है लगातार, तो डिक्रीजिंग है। जब एंगल x का मान π/2 से बढ़ते बढ़ते 3π/2 की ओर जाता है साइन ऑफ एंगल का मान 1 से घटते घटते 0 से होते हुए माइनस बना जाता है, यानी कि लगातार घट रहा है। तो π/2 से 3π/2 के बीच में कैसा है? ये डिक्रीजिंग है, ह्रासमान। तो ये आपने सिर्फ ग्राफ देख के ही बता दिया। और एक ग्राफ लेते हैं। अब अपन y बराबर 10x का ग्राफ लेते हैं। y बराबर 10x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ करते हैं। जिन लोगों को उनका ग्राफ का आइडिया नहीं है, वो अपन ने ट्रिगोनोमेट्री में इनका वेरिएशंस पढ़ाए थे, बढ़ने घटने की प्रवृत्ति बताई थी। वहाँ बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था कि कब बढ़ता है, कब घटता है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक घटते हैं। तो उनको दोबारा से आप देख सकते हैं। तो जब एंगल का मान -π/2 से π/2 की ओर जाता है, tan ऑफ एंगल का मान -∞ से बढ़ते बढ़ते 0 और फिर 0 से बढ़ते बढ़ते, तो ये -π/2 से π/2 के बीच में वर्धमान। बाकी ये तो जहाँ परिभाषित है हर जगह वर्धमान है, क्योंकि हमेशा नीचे से ऊपर ही जाता है। cot x का ग्राफ देखेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे आता है, वो ह्रासमान होता है। तो कई बार तो अपन क्या करते हैं, जब फलन का पता होता है आपको कि ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो उसको देख के भी आप बता सकते हैं, किसी पॉइंट पे भी बता सकते हैं, इंटरवल में भी बता सकते हैं। आपसे पूछा कि x बराबर -π/4 पर tan x वर्धमान है या ह्रासमान, आपको पता है तो पूरे इंटरवल में जहाँ परिभाषित है वहाँ वर्धमान ही होता है। तो बिना कोई चेक किए, बिना सोचे आप डायरेक्ट लिख दो कि ये वर्धमान है। आपसे कहता है 3π/4 पर वर्धमान है या ह्रासमान है, फिर लिख देंगे आप वर्धमान है। cot x का ग्राफ बनाएंगे, cot x हमेशा डिक्रीजिंग होता है। cot x ग्राफ इन्फिनिट से 0 फिर -∞ इस तरह जाता है। तो cot x तो क्या है? हमेशा ह्रासमान होता है। तो कुछ ऐसे फलन इनकी एग्जाम्पल अपन लिखेंगे तो ये ग्राफ को देख के बता सकते हैं। लेकिन फिर एल्जेब्रिक टेस्ट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, वो भी देखते हैं। एक दिशा की जांच। अब अपन ऐसा देखते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं कोई भी कर्व, एक तरफ अपन वर्धमान बना लेते हैं और फिर ह्रासमान। जैसे एक कर्व तो ये रहा, ये तो आपका कैसा है? वर्धमान फलन का ग्राफ हो गया, ये y बराबर fx। और इसी तरह से एक ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, ये ह्रासमान है, ये भी लिख देते हैं y बराबर fx है सपोज। अब अगर किसी पॉइंट पे पूछा है तो पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। पूरे इंटरवल में पूछा, अब ये तो यहाँ बना दिया, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये इंटरवल है a से b तक, पूरे इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो आप देख के बता सकते हैं इस अंतराल में ये वर्धमान है। और अगर इधर देखें, ये पूरा डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ये इसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो अपन सीधा कह रहे हैं इसको वर्धमान कह रहे हैं, इसको ह्रासमान कह रहे हैं। और अगर किसी पॉइंट पे पूछता होता
तो पॉइंट पे देखते हैं। इस फलन के किसी भी बिंदु पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये जो इंक्रीजिंग फलन जा रहा है इसका कोई भी पॉइंट ले लें P, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट एक्स अक्ष से जो एंगल बना रही है साई, यह एंगल क्या है, ये साई π/2 से छोटा है। और इस केस में देखें, इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से जो एंगल बनाएगी वो साई हमेशा π/2 से ग्रेटर होगा। और वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, dy/dx। जैसे ये P पॉइंट है सपोज, तो P पॉइंट पे dy/dx यहाँ निकालें, वो किसके बराबर आएगा, टेंजेंट साई के बराबर होता है। टेंजेंट साई क्या है, टेंजेंट वो स्पर्शरेखा की प्रवणता, और dy/dx क्या है, ये भी प्रवणता है। और ये आपको पता है साई कैसा है, π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए टेंजेंट साई कैसा होगा, नेगेटिव। और यहाँ देखें, यहाँ dy/dx क्या है, यहाँ भी टेंजेंट साई के ही बराबर है, लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, साई π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है तो ये पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर एक बिंदु पे चेक करने की बात हो तो आप उस बिंदु पे, ये तो अपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ नहीं हो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो और आपसे क्या इस फंक्शन के x बराबर a पर पता करो ये वर्धमान है या ह्रासमान, तो क्या करेंगे, उस बिंदु पर dy/dx निकालेंगे। अगर dy/dx पॉजिटिव आता है तो आप लिख देंगे वर्धमान है, dy/dx नेगेटिव आता है तो लिख देंगे ह्रासमान है। तो यही एक बिंदु पर चेक हो गया, तो इसी को अपन लिख लेते। पहले लिखा आपने टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर नंबर 1। अब एक बिंदु पर एक दिष्ट और निरंतर का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर वो निरंतर या एक दिष्ट, वो तो एक समूह की बात है, अंतराल की बात है, अंतराल में होना चाहिए। एक बिंदु पर तो या तो वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर वर्धमान होगा। फंक्शन f(x) v इंक्रीजिंग एट पॉइंट x = a इफ यदि dy/dx एट x = a, या आप कह सकते हैं f' ग्रेटर देन 0, यानी कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कैसा होगा, वर्धमान। और यही ह्रासमान के लिए लिख देते हैं। ह्रासमान कब हो जाएगा, जब ये डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ह्रासमान होगा v डिक्रीजिंग यदि dy/dx एट पॉइंट x = a, और यू कैन से f' लेस देन 0। तो एक पॉइंट पर तो बहुत आसान हो गया। जब भी किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी एक दिशा चेक करनी हो, यानी कि किसी पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये चेक करना हो, तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल देंगे। और डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो कह देंगे ये वर्धमान है, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो ये कह देंगे आप ह्रासमान है। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं आप। फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर वर्धमान होगा यदि और केवल यदि f' ग्रेटर देन 0। द फंक्शन f(x) भी इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ f' ग्रेटर देन 0, यानी f' ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ इंक्रीजिंग होगा। और अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग है तो वहाँ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ये आपने देखा ही था, एक बार दोबारा ग्राफ बना देता हूँ। ये आपका फंक्शन रहा और इसके P पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये P पॉइंट आ गया। P पॉइंट पर टेंजेंट जो भी बनाएंगे, साई एंगल बन रहा है, साई कैसा होगा, π/2 से छोटा, π/2 से छोटा, तो dy/dx यहाँ पे कैसा होगा, dy/dx एट पॉइंट P बराबर टेंजेंट साई बराबर ग्रेटर देन 0। एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये वही P पॉइंट ले लिया दोबारा से आपने, और ये एंगल साई, तो dy/dx टेंजेंट साई के बराबर, और टेंजेंट साई कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि dy/dx पॉजिटिव होगा, क्योंकि साई हमेशा कैसा है, यहाँ π/2 से छोटा है। यहाँ जो साई दे रखा है वो π/2 से छोटा है, यहाँ भी साई π/2 से छोटा है। यानी जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी हमेशा π/2 से छोटा होगा, इसलिए टेंजेंट साई पॉजिटिव होगा, देयरफॉर dy/dx भी पॉजिटिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डिक्रीजिंग के लिए लिख दिया, वही बात जो आपने पहले देख ली है, पढ़ लेते हैं दोबारा से। फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु a पर ह्रासमान होगा यदि और केवल यदि f' लेस देन 0। द फंक्शन f(x) भी डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ f' लेस देन 0। अभी देखा था वो ग्राफ दोबारा बना लेते हैं एक बार। ये आपने डिक्रीजिंग ग्राफ बना दिया और इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ले लें अपन,
टेंजेंट x एक्सिस की पॉजिटिव साइड से जो एंगल बनाती है वो एंगल कैसा है, π/2 से ग्रेटर और पाई से स्मॉलर। तो देयरफॉर dy/dx कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं, एक और बना देते हैं ग्राफ। ये दूसरा ग्राफ लिया आपने, इस पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी साई कैसा है, ग्रेटर देन π/2 है। तो देयरफॉर dy/dx या f' कैसा हो गया, वो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, यही लिखा हुआ है ऊपर। तो फलन के किसी भी बिंदु पर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस बिंदु पर क्या होगा, वो ह्रासमान होगा। उल्टा भी सही है, अगर फलन y बराबर fx किसी बिंदु पर ह्रासमान है तो वहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आ गया, फलन y बराबर साइन x बराबर π/3 पर वर्धमान है या ह्रासमान बताइए। फाइंड वेदर द फंक्शन y इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू π/3। तो वैसे तो आप ग्राफ से ही जानते हैं, आप देखते हैं 0 और π/2 में जब x का मान 0 से π/2 की ओर जाता है तो साइन x का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। तो 0 और π/2 के बीच में हर पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, इसलिए π/2 पर भी इंक्रीजिंग होगा। तो एक तो आप लिख सकते हैं बाई इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा x बराबर π/3 पर दिया फलन y बराबर साइन x वर्धमान है। ये इंस्पेक्शन से देख लिया। बाई इंस्पेक्शन गिवन फंक्शन y इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इक्वल टू π/3। इंस्पेक्शन कैसे, देखो ग्राफ बना देता हूँ, अभी बनाया था फिर बना देते हैं। 0 से π/2 के बीच में ही बना दें। ये y बराबर साइन x का ग्राफ हो गया। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राफ तो आपके दिमाग में पहले से ही बना हुआ है। ये π/3 ये वाला पॉइंट, और π/3 आपका है 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है π/3 पर, तो π/3 0 से π/2 में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो π/3 पर भी वर्तमान है। लेकिन कैलकुलेशन से करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन से करते हैं। दिया फलन y बराबर साइन x, देयरफॉर dy/dx cos x आ गया। किस पॉइंट पर चेक करना था, π/3 पर। अब x बराबर π/3 पर dy/dx cos π/3, cos π/3 कितना होता है, 1/2, और 1/2 कैसा है, पॉजिटिव। तो इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर दिया फलन x बराबर π/3 पर वर्धमान है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू π/3। तो सिंपल आपने dy/dx निकाला इस पॉइंट पर, पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दे दिया आपको फलन y बराबर cos 3x, x बराबर π/4 पर वर्धमान है या ह्रासमान, तो फिर dy/dx कर देते हैं। सिंस dy/dx कितना हो गया, 3 इंटू माइनस साइन 3x, या कह सकते हैं -3 साइन 3x। x बराबर π/4 पर dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस साइन ऑफ 3π/4। 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है 1/√2, तो ये -1/√2 आ गया, लेस देन 0 आ गया। देयरफॉर दिया फलन x बराबर π/4 पर ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। इसको ग्राफ से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ग्राफ अपन को मन में याद नहीं है। हाँ, आप ग्राफ बना सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं डिक्रीजिंग आ रहा है तो डिक्रीजिंग ही आएगा। तो ये x बराबर π/4 पर डिक्रीजिंग आ गया। और क्वेश्चन बता दूं मैं, फलन f(x) बराबर 3x - 4, x बराबर 1 पर। अब कैसा होगा, ये तो y बराबर 3x - 4 लाइन है, और जिस लाइन की प्रवणता पॉजिटिव होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो y बराबर 3x - 4, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आएगा, -4 आएगा, तो वो नीचे आ गया। ये 0, -4 पॉइंट है। और y बराबर 0 पर, अगर y बराबर 3x - 4 लिख रहे हैं इसको, y बराबर 0 पर x बराबर 4/3 होगा, तो x बराबर 4/3 ये आ गया। यानी कि 4/3, 0 और ये 0, -4, ये लाइन बनी आपकी। ये कौन सी लाइन है, y बराबर 3x - 4। जिस रेखा की प्रवणता पॉजिटिव होगी हमेशा वो नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगी। तो ये क्या है, हमेशा वर्धमान होती है। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी अंतराल हो। तो आपसे क्या पूछा है, x बराबर 1 पर, तो कैसा हो गया, वर्धमान फलन हो गया। और अगर दूसरा फलन लिख दें इसी के साथ, फलन y बराबर 5 - 4x, फिर वही लाइन बना दी x बराबर 2 पर। अब x बराबर 2 पर पूछा है, ये भी लाइन की समीकरण है।
प्रवणता कैसी है, नेगेटिव, तो हमेशा नीचे की ओर आएगी। हम बिना देखे लिख सकते हैं, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं। आप पहले एक बार ग्राफ बना दूं। x बराबर 0 लिखा तो y बराबर 5 आएगा, ये 0,5 हो गया। और y बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0 लिखा तो y बराबर 5 आ गया। y बराबर 0 लिखा तो x बराबर 5/4, 5/4 कहीं यहाँ आ जाएगा। अब इसकी ग्राफ बना दें, आपको ग्राफ ये रहा, आप देख सकते हैं हमेशा कैसा ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग है। तो x बराबर 2 पर ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। ये अपन ग्राफ से देख के लिख रहे थे, बिना ग्राफ के भी देखें। अब यहाँ देखें ऊपर वाले फंक्शन में f डैश x, f डैश कैसा आ गया 3 4 ऑल x, सभी x के लिए f डैश x बराबर 3 है। तो x बराबर 1 पर भी 3 के बराबर आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान है। और नीचे वाले फलन के लिए देखें, dy/dx बराबर -4 है, सभी x के लिए, सभी x के लिए कैसा है, डेरिवेटिव -4 आएगा। तो हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा तो हर बिंदु पे ह्रासमान होगा, हर अंतराल में ह्रासमान होगा। तो x बराबर 2 पर भी ह्रासमान है। डेरिवेटिव से कर लें या ग्राफ से कर लें, जैसा भी, जो भी आपको ग्राफ अपन को बनाना नहीं है, ग्राफ आपके माइंड में पहले से ही बना हो, ओरल आप रिलेट करते हो तब ग्राफ से करना है। बाकी तो कैलकुलेशन dy/dx निकालें, पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान, नेगेटिव आ रहा है तो ह्रासमान। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही आ गया टेस्ट फॉर मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। अब अपन एक अंतराल की बात करते हैं। फिर उसी पे आता हूँ, ग्राफ वाले पे। जो फलन जान पहचान वाले हैं उनको तो आप ग्राफ से देख के ही बता सकते। तो अगर कोई भी फलन है, फलन f(x) अंतराल i में वर्धमान कहलाता है यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान हो। ह्रासमान कहलाता है यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ह्रासमान हो। अब जैसे वही कर्व दे दिया, y बराबर e⁻⁻x दे दिया, कहाँ परिभाषित है, पूरी रियल लाइन पर परिभाषित है। और ये आप जानते हैं कि y बराबर e⁻⁻x हमेशा ह्रासमान फलन होता है। कैसे होता है ह्रासमान फलन, ये देखा आपने, ये इसका ग्राफ है। और ग्राफ को छोड़ दें, आप डेरिवेटिव से देखें, dy/dx क्या आएगा, -e⁻⁻x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x का मान कुछ भी रख लो, e⁻⁻x तो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस बाहर दिखाई दे रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो किसी भी अंतराल में निकाल लें आप, हमेशा ये कैसा होगा, ह्रासमान ही आएगा। परिभाषा क्या है, फलन f(x) अंतराल i में वर्धमान फलन कहलाता है यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान हो, और ह्रासमान कहलाता है यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ह्रासमान हो। तो यही एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर आगे टेस्ट की बात करेंगे। यही टेस्ट हो गई, तो इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। फलन f(x) अंतराल i में वर्धमान होगा यदि f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। क्या लिख दिया आपने, वर्धमान होगा यदि f'(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। क्या कह रहे थे, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान हो तब वो अंतराल में वर्धमान होगा। और यही नीचे बी डिक्रीजिंग, ह्रासमान होगा यदि f'(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर डेरिवेटिव कैसा हो, नेगेटिव हो, तो वो कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। अच्छा, अब कई बार ये कर देते हैं, मैंने तो ह्रासमान और वर्धमान लिखा है, एक दिश लिखा ही नहीं है। जो निरंतर वर्धमान है वो भी एक दिश वर्धमान है, जो निरंतर ह्रासमान है वो भी एक दिश ह्रासमान है। तो एक दिश लिखा हो तब भी अपन यही करेंगे। हाँ, बशर्ते कोई ग्राफ ऐसा दे रखा हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और वो अपन को पता हो तो उसको कंसीडर करें, अदरवाइज आप ऐसे ही चलने दें। हाँ, कई बार अब यहाँ लिख देंगे कि एक दिश वर्धमान है, तो उसके लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। फिर एक दिश वर्धमान होगा यदि f'(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। अब इक्वल वाला पोर्शन और बना दिया। इक्वल वाला पोर्शन सिर्फ उसी स्थिति में काम आएगा जब फलन का कोई भी पोर्शन x एक्सिस के समांतर है, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इक्वल का कोई मीनिंग ही नहीं है। और फोर्थ, एक दिष्ट ह्रासमान होगा यदि f'(x) लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। यानी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर वर्धमान है तो अंतराल में वर्धमान होगा, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ह्रासमान है तो अंतराल में ह्रासमान होगा। अच्छा, इनको सॉल्व करने के लिए कई बार क्या है, इनइक्वलिटी काम आती है।
इनइक्वलिटी आपने वो दुखात वाली काम आती है अधिकतर, वो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। फिर भी छोटे कुछ रिजल्ट्स हैं, वो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हों, तब बहुत छोटे छोटे रिजल्ट हैं, सभी को याद है, फिर भी वो एक बार बताने की परंपरा है, तो मैं एक बार बता रहा हूँ। नंबर 1, a b greater than 0 implies and implied by a greater than 0 b greater than 0, या a less than 0 and b less than 0। यानी a इंटू b पॉजिटिव है, a इंटू बी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। उल्टा भी सही है, a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो a इंटू बी पॉजिटिव होगा, a और b दोनों नेगेटिव हैं तब भी a इंटू बी पॉजिटिव होगा। सेकेंड, a इंटू बी लेस देन 0 इम्प्लाइड बाई a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, या a लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0। अगर a और b दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों राशियों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, या a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा और a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव होगा। थर्ड, a b पॉजिटिव और a पॉजिटिव इम्प्लाइज b पॉजिटिव। a इंटू बी पॉजिटिव है और ये पता है कि a b पॉजिटिव है तो b निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी। a b पॉजिटिव और a लेस देन 0 इम्प्लाइज b लेस देन 0। a इंटू बी पॉजिटिव है लेकिन आपको पता है कि a नेगेटिव है तो निश्चित रूप से b ये भी नेगेटिव होगी। और देखते हैं एक दो दुघात वाले देखते हैं। यदि a लेस देन b हो तब x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 इम्प्लाइड बाई a इज लेस देन x लेस देन b। दो लीनियर फैक्टर हैं x माइनस a x माइनस b, दोनों का गुणनफल लेस देन 0 है तो x का मान इस संगत समीकरण के मूलों के बीच में होगा। यह आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा हुआ है, जिन लोगों को याद नहीं हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, द्विघात समीकरण की वीडियो आपके पास हैं, उसमें आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी थी उसमें भी द्विघात समीकरण दे रखी है, और सेकंड ग्रेड वाले पोर्शन है उसमें भी द्विघात समीकरण दे रखी है। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 हो तो x का मान कैसा होगा, a और b के बीच में होगा। और अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हो तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 इम्प्लाइड बाई a इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, ये आ गया। और अगर ये दे रखा हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, चलो तो लेस देन 0। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी के लेके अपन समीकरण बना दें तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। बराबर 0 जो आएगा उसके मूल कौन से आएंगे, a और b आएंगे। यहाँ आपने मान लिया है पहले से a b से छोटा है, तो जब लेस देन 0 था तब तो x का मान मूलों के बीच में है, और अगर ग्रेटर देन 0 तो मूलों के अंतराल के बाहर होगा। तो क्या आएगा, x लेस देन a या x ग्रेटर देन b। अब ये एक एग्जाम्पल से भी अपन एक्सप्लेन करता हूँ इसको। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू a या x ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ये तो असमकाएं ये बार बार काम आती हैं अपन इसमें जब वो निकालते हैं अंतराल, किस अंतराल में वर्धमान है किस में ह्रासमान है, तो ये अपने पहले पढ़ी हुई थी, फिर एक बार दोबारा मैंने रिवाइज कर दी है। अब इन पे एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। यदि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो तब f(x) लेस देन इक्वल टू 0 और सेकेंड f(x) ग्रेटर देन 0, ये असमकाएं लिख दिए। तब असमिकाओं इनइक्वलिटीज के हल समुच्चय लिखो। हल समुच्चय सॉल्यूशन सेट, राइट द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ इनइक्वलिटीज। नंबर 1 f(x) लेस देन इक्वल टू 0 एंड सेकेंड f(x) ग्रेटर देन 0 वेयर f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये दे दिए आपको, तो एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। इसके अगर आप देखें सॉल्यूशन की बात करें, सिंस f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फैक्टर्स कर दिया आपने x माइनस 1 x माइनस 3, तो देयरफॉर f(x) लेस देन और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अभी देखा था आपने x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो x का मान मूलों के बीच में आ गया था, यानी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल भी दे रखा है।
और इंटरवल लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे आप इसमें, x बिलोंग्स टू 1 2 3। तो ये तो आपने याद कर लिया तो डायरेक्ट लिख दिया। और सेकंड, और अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, fx ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब समीकरण के मूल 1 और 3 है तो x का मान छोटे मूल से छोटा और बड़े मूल से बड़ा होगा, यानी कि x 1 से छोटा और 3 से ग्रेटर होगा। इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 1 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। ये हो गया। तो इस तरह से जो आपको ये आशंका दे रखी थी, fx बराबर दे रखा था और आपको प्रूफ सॉल्व करना था fx लेस देन और इक्वल टू 0 और fx ग्रेटर देन 0, दोनों के सॉल्यूशन सेट लेने थे। तो लेस देन 0 में तो x का मान क्या आ गया, मूलों के बीच में आ गया, बराबर का चिन्ह दे रखा था इसलिए बाउंड्री वाले पॉइंट वो सम्मिलित हो गए इसमें। और इसी तरह जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मूलों के अंतराल से बाहर आ गया, छोटे मूल से छोटा और बड़े मूल से बड़ा। ये याद कर लिया है। अगर याद नहीं हो तब कैसे करेंगे, दिया फलन क्या है आपके पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फैक्टर्स हो गए x माइनस 1 x माइनस 3। तो इसके लिए अपन साइन स्कीम को काम में लेंगे, चिन्ह योजना। साइन स्कीम क्या है कि रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और रियल लाइन पर समीकरण के जो रूट्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे आप। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2। तो देखें अगर x बराबर 1 पर देखते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी, और x बराबर 3 पर देखेंगे तब भी 0 आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन दे रखा है fx बराबर 0 रखने पर दो वैल्यू जा रही हैं 1 और 3, और 1 और 3 पूरे अंतराल को, पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 से छोटा वाला हिस्सा, 1 और 3 के बीच वाला हिस्सा और 3 से बड़ा वाला हिस्सा। 1 और 3 के बीच में कौन सा आएगा, 1 और 3 के बीच में ये वाला हिस्सा, ये मैंने ब्लू कलर से डार्क कर दिया है, ये 1 और 3 के बीच का है। तो अपन ये चेक करते हैं कि 1 से पहले इस फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 1 और 3 के बीच में कैसी है और 3 के बाद कैसी है। तो देखते हैं, 1 से छोटी कोई भी वैल्यू दे दें जो भी आसान हो। तो आपने f0 चेक किया, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 0 -3 -3 माइनस प्लस, तो f0 प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया। f 0.9 पे चेक करते हैं, 0.9 -1 नेगेटिव, 0.9 -3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1 से पहले हिस्सा कैसा है, ये पॉजिटिव है। 1 पे 0 है, 1.1 लेते हैं, 1.1 पर चेक करें, 1.1 -1 पॉजिटिव, 1.1 -3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। फिर अपन चेक करते हैं इसको f 2.9 पर, 2.9 -1 पॉजिटिव, 2.9 -3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया। 2 पर चेक करते हैं, 2 -1 पॉजिटिव, 2 -3 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया। यानी कि 1 से पहले चेक किया तब तो ये पॉजिटिव वाला आ रहा है, और जब 1 और 3 के बीच में चेक कर रहे हैं तब ये नेगेटिव आ रहा है। अब 3 से बाद वाले हिस्से में देखते हैं, 3.1 देखा आपने, 3.1 -1 यही वैल्यू रखते जा रहे हैं, fx बराबर 3.1 -1 पॉजिटिव, 3.1 -3 अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर 4 पर वैल्यू देखी, 4 -1 3 पॉजिटिव, 4 -3 1 अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि 3 के आगे कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वैसे ऑब्जेक्ट टाइप के लिए तो आप सीधे लर्न कर सकते हैं, किसी भी एक इंटरवल में आप वैल्यू निकाल लें किसी भी पॉइंट पर, तो उसके आगे फिर वो ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया तो पहले वाले अंतराल में नेगेटिव होगा, अगले वाले अंतराल में भी नेगेटिव होगा। मतलब एक अंतराल में चेक कर लें सिर्फ अपन, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट साइन लगाते जाएं। जब ये लीनियर फैक्टर का गुणा हो तब ये लागू होता है। तो अब देख सकते हैं 1 और 3 के बीच में तो नेगेटिव है, 1 से पहले पॉजिटिव है और 1 3 के बाद भी पॉजिटिव है, तो बस इसी से अपन आंसर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर fx लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x का मान 1 और 3 के बीच में होगा।
यानी कि x बिलोंग्स टू 1,3। अब अपने पूरी रियल लाइन पर उस अंतराल को प्लॉट किया और अंतराल की सहायता से अपने साइन डिस्कस कर लिया अलग अलग पॉइंट लेके, तो पता पड़ गया था आपको 1 से पहले पॉजिटिव है, 1 और 3 के बीच में नेगेटिव है, 3 के बाद पॉजिटिव है। इसलिए fx लेस देन 0 का मतलब क्या है, जब x 1 और 3 के बीच में बराबर 0 भी दे रखा है तो 1 और 3 पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। और fx ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है जब 1 से पहला है तब पॉजिटिव है और 3 के बाद है तब पॉजिटिव है। तो यानी कि x लेस देन 1 या x ग्रेटर देन 3। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 1 यूनियन 3 टू इन्फाइनाइट। तो ये आपने ये साइन स्कीम से आपने इसका सॉल्यूशन ये देखा। द्विघात समीकरण आते, अगर 3 घात के हो गए तो साइन स्कीम से करते ही हैं अपन, और अगर 3 घात नहीं है, 2 घात वाला ही है, 1 घात वाला ही है तो वैसे ही कर लेंगे। 2 घात वाला आपने याद कर लिया तो उसको याद करके रखेंगे। ये रिजल्ट लिखे थे आपने तो रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप याद करके रखें। यदि a b से छोटा है, x माइनस a x माइनस b लेस देन 0 इम्प्लाइड बाई a इज लेस देन x लेस देन b, यानी कि x का मान a और b के बीच में होगा। और x माइनस a x माइनस b लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल साइन दे रखा है तो इक्वल और लगा देंगे। फिर x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइड बाई x लेस देन a और ग्रेटर देन b, यानी कि सीधी सी बात है, द्विघात समीकरण बना लें आप उसके संगत और मूल निकाल लें। अगर लेस देन fx लेस देन 0 है, x माइनस a x माइनस b लेस देन 0 है तो x का मान मूलों के बीच में, और ग्रेटर देन 0 है तो मूलों के बाहर, वो हाँ मूलों के अंतराल के बाहर। बस इतना ही याद करना है। तो इनकी सहायता से अपन इनके क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हुआ, क्वेश्चंस फिर देखते हैं आप। और आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं, फिर क्वेश्चंस अगली क्लास में देखते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह और बताने हैं वो अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें पिछली क्लास में आप देख रहे थे एक दिशता मोनोटोनिसिटी, उसके कुछ आपने परिभाषाएं पढ़ ली थी, उन पर कुछ रिजल्ट पढ़ लिए थे, कुछ 1-2 एग्जाम्पल भी किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, फलन fx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अंतराल 0,1 में वर्धमान है या ह्रासमान बताइए। फाइंड वेदर द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0,1। तो चेक करते हैं, अपन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सिंस fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो देयरफॉर f डैश x बराबर आ गया 2x माइनस 1। अगर वर्धमान फलन के लिए देखें, वर्धमान फलन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। यानी जब x 1/2 से बड़ा होगा तब ये वर्धमान होगा। अपना अंतराल तो 0 से 1 दे रखा था, तो 0 से 1 के बीच में ये वर्धमान नहीं है। और यहीं आप देख सकते हैं जब x लेस देन 1/2 हो तब 2x माइनस 1 लेस देन 0 है, या कह सकते हैं f डैश x लेस देन 0 है। यानी कि जब x 1/2 से छोटा है तब तो ये ह्रासमान है, और जब 1/2 से बड़ा है जब वर्धमान है। यानी कि आधे अंतराल में वर्धमान और आधे में ह्रासमान है। इसका मतलब आपसे पूछा था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं, दोबारा से आप लिख सकते हैं कि जब x 1/2 से छोटा है, यानी कि 0 और 1/2 के बीच में तो ये डिक्रीजिंग है, और 1/2 और 1 के बीच में ये इंक्रीजिंग है। यानी कि पूरे अंतराल में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, अब अंतराल ज्ञात करो, वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन fx बराबर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ह्रासमान हो। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, f डैश x लेस देन 0 कर देते हैं। ह्रासमान फलन के लिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन के लिए क्या होगा, f डैश x लेस देन 0। तो दिस इम्प्लाइज f डैश x लिख देते हैं। fx दे रखा है 2x³, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आगे आपके पास 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 लेस देन 0। 6 से डिवाइड कर दिया
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और ये आपको पता है अगर कोई द्विघात समीकरण के मूल a और b आ रहे हों और लेस देन 0 वाली असम का है तो x का मान मूलों के बीच में होता है, ये आप पहले से जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज़ लेस देन x लेस देन 3, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3, यानी कि अंतराल में ये इस अंतराल में ह्रासमान होगा। क्या पूछा था, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो आप कह सकते हैं कि अंतराल 2,3 में ये वाला फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। सीधा आपने एफ डैश एक्स लिखा, 0 और 0 से एफ डैश एक्स लेस देन 0 वाली असम बना दी, सॉल्व किया, 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 वर्धमान है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। तो फिर वही ले लेते हैं वर्धमान फलन के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। एफ एक्स दे रखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 ग्रेटर देन 0। 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर कर देते हैं आप, x प्लस 2 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। वही पहले की तरह द्विघात असमका हो गई। तो जब x माइनस है x माइनस भी ग्रेटर देन 0 हो तो x का मान छोटे मूल से छोटा और बड़े मूल से बड़ा होता है। छोटा मूल कौन सा आएगा यहाँ, -2। तो दिस इम्प्लाइज x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन 4। इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू -2 यूनियन 4 टू इन्फाइनाइट। तो ये आपका इंटरवल आ गया। या आप कह सकते हो इंटरवल को क्या लिखेंगे, r माइनस इसमें से -2 to 4 ये घटा दिया आपने। -2 और 4 के मध्य की संख्याएं पूरी रियल लाइन में से हटा दी तो वो अंतराल आ गया जिसमें आपका फलन इंक्रीजिंग है। दोबारा से क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप जानते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। आपने एफ डैश एक्स लिखा, ग्रेटर देन 0 को लिख दिया, असमका बन गई। फैक्टर्स हो गए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इस असमका को सॉल्व करना आप जानते हैं, x का मान छोटे मूल से छोटा और बड़े मूल से बड़ा होना चाहिए, वही लिख दिया, आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6, फलन एफ एक्स बराबर 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2। अंतराल 1,2 में वर्धमान है या ह्रासमान बताइए। फाइंड वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1,2। तो पहले तो मॉडुलस से फ्री करते हैं। दिया फलन एफ एक्स बराबर, इंटरवल दे रखा है 1,2 यानी कि x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 2 से स्मॉलर है तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 2 को 2 माइनस x लिखेंगे। तो सबसे पहले मॉडुलस से फ्री किया तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 2 2x और माइनस 2x। 1 मिनट, ये 3 है यहाँ पहले, 3 टाइम्स x माइनस 1 तो ये -3 प्लस 4 ये तो 1 आ गया। 3x माइनस 2x ये x आ गया। तो दिस इम्प्लाइज ये बन गया आपके पास एफ एक्स बराबर x प्लस 1। ये तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे, लाइन है, लाइन इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइन बनेगी, स्लोप पॉजिटिव है, 1 पर बढ़ता है तो कैसा होगा, वर्धमान है, जो कि वर्धमान है। तो सीधे लिख सकते हैं जो कि वर्धमान फलन है, विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर चेक करना चाहें आप, कैलकुलेशन से करना चाहें तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 1 आ गया। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए पॉजिटिव है तो जो अंतराल दे रखा है उसके लिए भी पॉजिटिव होगा।
तो देयरफॉर बस लिख देते हैं, देयरफॉर दिए अंतराल में यह फलन वर्धमान है। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। वो तो आपने देखने से ही पता कर लिया था, लेकिन फिर भी एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया। हर पॉइंट पर पॉजिटिव आ रहा है तो इस इंटरवल 1,2 में भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए कैसा हो गया, वर्धमान फलन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7, यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 अंतराल 1,2 में एक दिष्ट वर्धमान हो तब के का न्यूनतम मान ज्ञात करो। इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1,2 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स बराबर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, दिया फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 1,2। तो ये फलन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दे रखा है, तब के की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये 2x प्लस के। वर्धमान फलन के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स किसके बराबर है आपके पास, 2x प्लस के बराबर। तो 2x प्लस के ग्रेटर देन 0 यानी k ग्रेटर देन -2x। k -2x से बड़ा होना चाहिए, -2x से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -2x के बड़े से बड़े मान से भी बड़ा होना चाहिए। अब -2x का बड़े से बड़ा मान कौन सा होगा, वो यहाँ साइड में देखते हैं आप। सिंस 1 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन वहाँ -2x है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो -2x की मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू -2 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये वर्धमान होना चाहिए। वर्धमान कब होगा, जब के 2x से ग्रेटर होगा। 2x के कौन से मान से बड़ा हो, बड़े से बड़े मान से बड़ा हो, इसका मतलब k शुड बी ग्रेटर देन -2, यानी k अगर -2 से बड़ा होगा तो ये फलन कैसा हो जाएगा, ये फलन वर्धमान होगा। मतलब वर्धमान है तो k का मान न्यूनतम मान क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि -2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। देखें दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा था इफ फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1,2 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के। आपने एफ डैश एक्स निकाला, 2x प्लस के आया। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होना चाहिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 2x प्लस के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी k -2x से ग्रेटर होना चाहिए। तो -2x के कौन से मान से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़े मान से भी बड़ा होना चाहिए। -2x की ग्रेटर वैल्यू क्या है, -2, तो k मस्ट बी ग्रेटर देन -2, यानी k का न्यूनतम मान -2, इसलिए k का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, लैम्डा का मान ज्ञात करो जबकि फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स एक दिष्ट रासमान हो। अब ये एक दिष्ट रासमान हो तब लैम्डा का मान निकालें, वही पहले तरह का ही क्वेश्चन हो गया। तो एक दिष्ट रासमान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स, दिया फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स लिख लिया आपने, कितना आएगा माइनस साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा। अब वहाँ आपसे पूछा है रासमान फलन के लिए, रासमान फलन के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एक दिष्ट रासमान। तो रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, यानी कि माइनस साइन एक्स माइनस 2 लैम्डा लेस देन 0, यानी कि माइनस साइन एक्स लेस देन 2 लैम्डा, यानी 2 लैम्डा कैसा होना चाहिए, माइनस साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए, यानी कि माइनस साइन एक्स के बड़े से बड़े मान से भी बड़ा होना चाहिए। और साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का बड़े से बड़ा मान क्या है 1, यानी कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो ये रासमान कब होगा, जब लैम्डा का मान 1/2 से बड़ा होगा। यहाँ 2 लैम्डा माइनस साइन एक्स के बड़े से बड़े मान
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़े से बड़े मान, अर्थात 1 से भी बड़ा है, बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली इससे क्या आ गया कि लैम्डा 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। ह्रासमान फलन के लिए जो कंडीशन है वो आपने लगा दी और ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, फलन y बराबर 2x² माइनस लॉग ऑफ मॉड x नॉट इक्वल टू 0, x के किन मानों के लिए एक दिश वर्धमान तथा किन मानों के लिए एक दिश ह्रासमान होगा। यानी कि दोनों इंटरवल आपको निकालने, एक तो वो इंटरवल लेना है जहाँ ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो और एक वो लेना है जहाँ ये डिक्रीजिंग हो। दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड फॉर विच वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन y बराबर 2x² माइनस लॉग ऑफ मॉड x इज नॉन जीरो, इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले dy/dx निकालते हैं, ये fx लिख लेते हैं। दिया फलन fx बराबर 2x² माइनस लॉग ऑफ मॉड x नॉट इक्वल टू 0। 0 पर लॉग परिभाषित नहीं होता, अगर नहीं लिखा होता तब भी आप लेते x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखा है तो आपने लिख दिया है। तो देयरफॉर f डैश x क्या आएगा, 4x माइनस 1/x। आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रल जब लिखते हैं जब लॉग ऑफ मॉड x आता है, यहाँ आपने सीधा 1/x लिख दिया। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो 4x माइनस 1/x या f डैश x बराबर 4x² माइनस 1/x। वर्धमान फलन के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x क्या होना चाहिए, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 4x² माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। जो फंक्शन दे रखा था उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया, f डैश x निकाला, और पहले अपन ले रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब इसमें दो केस हैं, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 जब x पॉजिटिव हो। 0 तो है ही नहीं, 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है, पूरा रेशो पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये 4x² माइनस 1 लेस देन 0 कब, जब x लेस देन 0। अब 4x² माइनस 1 इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और 4 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। अब ये आप जानते हैं कि x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 हो तो x बड़े मूल से बड़ा और छोटे मूल से छोटा होता है। यानी कि x 1/2 से बड़ा होगा और माइनस 1/2 से छोटा होगा। माइनस 1/2 से छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तब लिखा है। तो इसका मतलब पहली लाइन में क्या आएगा, पहली लाइन में आएगा आपके पास x ग्रेटर देन 1/2 कब, जब x पॉजिटिव है। दोबारा समझ लें, आपके पास है 4x² माइनस 1, मैंने साइड में लिखा 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 4x² माइनस 1 के फैक्टर्स किए, ये आ गया x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। और जब दो लीनियर फैक्टर का गुणा ग्रेटर देन 0 दे रखा हो, x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 दे रखा हो, तो x का मान बड़े मूल से बड़ा और छोटे मूल से छोटा होता है। यानी कि यहाँ x 1/2 से बड़ा आएगा या माइनस 1/2 से छोटा आएगा। माइनस 1/2 से जो छोटा आएगा वो नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। नेगेटिव आपको लेनी नहीं है, क्यों, क्योंकि पहला केस ले रहे हैं जब x ग्रेटर देन 0 तो 4x² माइनस 1, तो कौन सा आएगा, सिर्फ x ग्रेटर देन 1/2 आएगा, वो आपने लिख दिया। अब ये लेस देन 0 की बात करते हैं, तो लेस देन 0 वही साइड में लेता हूँ फिर दोबारा से, 4x² माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब आ जाएगा x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1/2 लेस देन 0, और इसका मतलब आ जाएगा x का मान मूलों के बीच में, माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में। लेकिन आपको कौन सा लेना है, सेकंड केस में आपको वही वैल्यू लेनी है जब x नेगेटिव हो। तो अगर 0 और 1/2 के बीच में लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला नहीं लेना।
तो यहाँ कौन सा लेंगे अपन, यहाँ लेंगे -1/2 और 0 के बीच में, जब x लेस देन 0 हो। 4x² -1 ग्रेटर देन 0 जब x पॉजिटिव है वो कौन सा हिस्सा आएगा, जब x 1/2 से बड़ा है। और जब x नेगेटिव है तो कौन सा आएगा, जब x का मान -1/2 और 0 के बीच में है। तो देयरफॉर f' ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइड बाई -1/2 से 0 और यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। ये वाला प्रांत रहा जिसमें ये इंक्रीजिंग होगा। और रियल लाइन में से इसको घटा दें तो ह्रासमान के बराबर आ जाएगा। इस अंतराल को R से हटाने पर, R में से हटाने पर वह अंतराल प्राप्त होगा जिसमें दिया फलन ह्रासमान है। कौन सा अंतराल बनेगा वो, अपन सारी रियल लाइन ले लेते हैं। ये रियल लाइन रही आपकी, इधर इनफाइनाइट और इस लेफ्ट साइड में जा रही है ये -इनफाइनाइट, ये 0 है। कौन सा लेना है, -1/2 से 0। तो ये सपोज ये -1/2 हो गया और ये 0। तो चूंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल बना रखा है तो ओपन ही बना देता हूँ मैं। और आगे बना रखा है फिर 1/2 से इनफाइनाइट, ये 1/2 है, ये -1/2 है। तो अब देखें उस इंटरवल को मैं रियल लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, -1/2 टू 0, ये -1/2 टू 0 आ गया। और फिर 1/2 से इनफाइनाइट की ओर, ये 1/2 से इनफाइनाइट। अब कह रहे हैं इसमें से जो इंटरवल बच गया उसमें क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो इसलिए वही लिख देता हूँ। इस प्रकार दिया फलन, कौन सा फलन है आपके पास, f(x) बराबर 2x² माइनस log ऑफ mod x। अंतराल जो नीला वाला अंतराल है, ब्लू वाला अंतराल है, इसमें तो ये वर्धमान है, आपने कैलकुलेट किया है। अब जो बच गया उसमें ये ह्रासमान हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। जो ब्लू इंटरवल आपने बना रखा है डार्क वाला, उसमें तो क्या है, ये इंक्रीजिंग है। आपको कौन सा लेना है, डिक्रीजिंग वाला। तो डिक्रीजिंग वाला कौन सा बचा, जो रियल लाइन बच गई, कौन सी बच गई, -इनफाइनाइट से -1/2, -इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन यहाँ कौन सा बच रहा है, 0 से 1/2 में ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपने सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया, उससे डिक्रीजिंग वाला भी लिख लिया। आप कहेंगे नहीं साहब इस तरह से नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं शुरू से। फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर 2x² माइनस log ऑफ mod x, x नॉट इक्वल टू 0। f' किया, f' आ गया आपके पास 4x² माइनस 1/x। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f' ग्रेटर देन 0 मीन्स 4x² माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। अब इसमें दो केस लिए आपने। फर्स्ट केस जब x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो 4x² माइनस 1 ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर x नेगेटिव है तो 4x² माइनस 1 नेगेटिव होगा। इसके लिए आपने अलग से फैक्टर्स किए। 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 4 से फिर डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो आ गया x माइनस 1/2 एंड x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। ये आप द्विघाती असमकाओं से जानते हैं। अगर x माइनस है, x माइनस भी ग्रेटर देन 0 हो तो x का मान छोटे मूल से छोटा और बड़े मूल से बड़ा होता है। छोटा मूल यहाँ -1/2 है, -1/2 से छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आपको लेना नहीं है, इसलिए x ग्रेटर देन 1/2 लिया, तो वही सॉल्यूशन आपने यहाँ लिख दिया। फिर सेकंड केस में जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो 4x² माइनस 1 ये भी लेस देन 0 होगा। ये लेस देन 0 होगा तो x का मान -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा। जब -1/2 और 1/2 के बीच में आएगा तो 0 से 1/2 के बीच वाला x तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आपको लेना नहीं है, इसलिए -1/2 से 0 के बीच में लिया, तो वो आगे आपका आ गया -1/2 लेस देन x लेस देन 0। तो इसका मतलब जब f(x) पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, तब आपका अंतराल आ गया -1/2 से 0 और 1/2 से इनफाइनाइट, इन दोनों का यूनियन। तो इस अंतराल में कैसा हो गया, ये वर्धमान हो गया। और इसको आपने रियल लाइन में से हटा दिया। रियल लाइन में से कौन सा अंतराल हटा दिया आपने, जब x का मान -1/2 और 0 के बीच में है और 1/2 और इनफाइनाइट के बीच में है। ये रियल लाइन पर शो हो रहा है, जो गहरी नीली लाइन है उससे, डार्क ब्लू पोर्शन है उससे।
ये हटा दिया, ये हटा दिया तो कौन सा पोर्शन बचा, माइनस इन्फाइनाइट और माइनस 1/2 के बीच में और 0 और 1/2 के बीच में। तो इस अंतराल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से आपका दिया फलन जो दे रखा था, अंतराल -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इन्फाइनाइट में तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू -1/2 यूनियन 0 to 1/2 इसमें होगा ये डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हाँ, अगर आपसे सिर्फ डिक्रीजिंग वाला पूछता तब कैसे करते, तो उसको करने के लिए आप इंडिपेंडेंटली अलग से कर सकते हैं। यहाँ तो दोनों पूछे थे आपसे, तो इंक्रीजिंग वाला निकाल के रियल लाइन में से आपने इंक्रीजिंग वाला इंटरवल हटा दिया तो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आ गया। आप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, पूरा कंप्लीट करके देखना है तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। अब अपन सिर्फ डिक्रीजिंग वाला इंटरवल निकालते हैं डायरेक्ट। फलन f(x) बराबर 2x² माइनस log ऑफ mod x when x नॉट इक्वल टू 0 हो, तब f'(x) ये भी आपने निकाला था तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। f'(x) आगे आपके पास 4x² माइनस 1/x। अब ह्रासमान फलन के लिए फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होना चाहिए f'(x) लेस देन 0। f'(x) लेस देन 0 मीन्स 4x² माइनस 1/x लेस देन 0। फिर इसके वही दो केस बनाएंगे आप। पहला केस जब x पॉजिटिव है, दो व्यंजक हैं, दोनों का रेशो नेगेटिव है, और अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा, तो आ जाएगा ये 4x² माइनस 1 लेस देन 0 जब x ग्रेटर देन 0 है। और अगर x नेगेटिव ले लें, तब x नेगेटिव ले लें और दोनों का रेशो नेगेटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आएगा 4x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 जब x लेस देन 0 है। ये अभी आपने सॉल्व किया था, दोबारा भी देख सकते हैं आप। 4x² माइनस 1 लेस देन 0 ये साइड में देखते हैं, इम्प्लाइज x माइनस 1/2 इंटू x प्लस 1/2 लेस देन 0। जब लेस देन 0 तो x का मान मूलों के बीच में होता है, मूलों के बीच में यानी कि -1/2 और 1/2 के बीच में होगा। लेकिन आपको पॉजिटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है तो कौन सा आएगा, 0 और 1/2 के बीच में। यहाँ एक बार तो कंप्लीट लिख देता हूँ, -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2 ये वाला पोर्शन आया। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है, पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव हटा दें, तो कौन सा आएगा, 0 और 1/2 के बीच में। तो वो वाला हिस्सा आप यहाँ लिख देते हैं, 0 लेस देन x लेस देन 1/2। कब, जब x पॉजिटिव है। और अगर x नेगेटिव ले लिया आपने तो नेगेटिव वाले पे देखते हैं। अब ये 4x² माइनस 1 x लेस देन 0 तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब हुआ x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आपके पास आएगा ये x लेस देन माइनस 1/2 या x ग्रेटर देन 1/2 ये वाला हिस्सा आएगा। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 है तो अपन पॉजिटिव वाला हिस्सा नहीं लेंगे, x ग्रेटर देन 1/2 में तो पॉजिटिव आएंगे, तो ये लेना पड़ेगा x लेस देन माइनस 1/2। तो यही यहाँ लिख देते हैं आप, x लेस देन माइनस 1/2 जब x लेस देन 0। और दोनों को कंबाइन करके लिख दिया फिर, -1/2 से छोटा है यानी कि x का मान -∞ से -1/2 के बीच में और यूनियन 0 और 1/2 के बीच में। यही आपने पहले निकाला था। तो अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से डिक्रीजिंग वाला इंटरवल आपने निकाल दिया। ह्रासमान फलन के लिए f'(x) लेस देन 0 लिखा और से कितना आ गया, -∞ से -1/2 यूनियन 0 से 1/2। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्ट टाइप में तो ऐसे कम बनते हैं पर पॉपुलर क्वेश्चन है। आप इसको देख के एक दो बार रिलेट करेंगे तो ये इंटरवल आप इसको लर्न कर सकते हैं और या जल्दी से रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फलन f(x) बराबर sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x वर्धमान होगा, जबकि द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इज इंक्रीजिंग व्हेन। तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है। तो देखिए, एक तो ट्रिगोनोमेट्री से अगर आपको याद हो
तो आप ये जानते हैं साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिया फलन एफ एक्स बराबर साइन रेस टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x ये दे रखा है। तो आपने क्या किया है, इसमें 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले 3 टर्म में उनसे लेंगे तो होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया फिर 1 माइनस 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो हो गया 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से, लेकिन बशर्ते कि वो आपको याद हो जो पहले लिखा था। ये अपन ट्रिगोनोमेट्री के जो पहले क्लास पढ़ते हैं जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था, वहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जब भी त्रिकोणमिति के समय भी कहा गया था कि इसको याद रखना है, याद है तो ठीक है, अदरवाइज अब आगे याद रख लेना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, फलन एफ एक्स वर्धमान होगा, किस अंतराल में वर्धमान होगा ये चेक करना है। तो अब एफ डैश एक्स लिख देते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 इंटू 2 साइन 2x साइन स्क्वायर 2x को हो गया 2 साइन 2x, और फिर साइन 2x का किया 2 कॉस 2x। तो क्या हुआ, 1/2 एक तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस साइन 4x, ये साइन 4x आ गया। अब एफ डैश एक्स बराबर साइन 4x है, आपको पता करना है वर्धमान के लिए। तो वर्धमान एफ एक्स के लिए क्या होगा, वर्धमान फलन एफ एक्स के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, मतलब साइन 4x लेस देन 0, साइन 4x लेस देन 0 आ गया। अब ये आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है तो आप लिख सकते हैं पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, यानी कि ये हो गया π/4 से लेके π/2 के बीच में। तो आप देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, π/4 से π/2 के बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखें ये तो गलत हो गया, 3π/8, हाँ ये वाला सही है। फिर अपना ऑप्शन कौन सा आया, π/4 और π/2 के बीच में। तो ये π/4 और π/2 के बीच का जो इंटरवल है उसका सब इंटरवल है, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहा आपके पास। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध ज्ञात करो जबकि फलन एफ एक्स बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स एक दिश ह्रासमान हो। फाइंड द कंडीशन सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स एक दिश ह्रासमान हो। अगर ये एक दिश ह्रासमान है तो डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं अपन। दिया फलन एफ एक्स बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ये फलन दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देयरफॉर एफ डैश एक्स यू अपॉन वी वाला रूल लगा दें, तो सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स ये ऐसे कैसे रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आएगा a cos x माइनस बी साइन एक्स। वो डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखा, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। अब माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे कैसे रखा, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, c साइन एक्स हो गया c कॉस एक्स माइनस डी साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया c साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर।
अब ऊपर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक सी टर्म एक साथ लेते हैं। देखिए यहाँ से सी साइन एक्स और यहाँ से आएगा माइनस ए बी साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। पहले साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से आएगा माइनस सी बी माइनस बी सी, और यहाँ से देखें साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से आया माइनस माइनस प्लस ए डी। फिर कॉस स्क्वायर एक्स वाली पद लेते हैं। पहले वाले ब्रैकेट से आएगा ए डी, पहली टर्म से ए इंटू डी कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से देखते हैं तो माइनस बी सी कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म लेते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से आएगा सी इंटू ए सी माइनस बी डी। फिर इधर से देखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि माइनस ए सी आ गया और माइनस माइनस प्लस बी डी आ गया, तो जीरो आ जाएगी टर्म। और नीचे वाली टर्म में वो ऐसे कैसे लिख दी, सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ऊपर देखें जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का गुणांक तो सेम है, ए डी माइनस बी सी, यानी ए डी माइनस बी सी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से डेरिवेटिव आ गया। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स बराबर ए डी माइनस बी सी, वो ब्रैकेट 1 हो जाएगा और अगला वाला ब्रैकेट 0 हो गया, और नीचे आ गया सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। यानी जो फंक्शन दे रखा था आपको, फंक्शन क्या दे रखा था, फंक्शन दे रखा था, दोबारा बता दें, एफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास ए डी माइनस बी सी अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका जो वर्धमान या ह्रासमान होना किस पर डिपेंड करेगा, ए डी माइनस बी सी पर। अब ए डी माइनस बी सी अगर पॉजिटिव है तो वर्धमान हो जाएगा, और नेगेटिव है तो ह्रासमान हो जाएगा। बस यही प्रतिबंध हो गया, तो यही लिख देते हैं प्रतिबंध। जबकि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स एक दिश ह्रासमान हो, तो क्या आएगा प्रतिबंध, प्रतिबंध ये आ गया। अभिष्ट प्रतिबंध रिक्वायर्ड कंडीशन ए डी माइनस बी सी लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये तो ह्रासमान के लिए आ गया, और अगर वर्धमान के लिए पूछा होता तो उसको ग्रेटर देन 0 कर देते। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, एक दिष्ट फलनों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। तो सबसे पहले आपने वो परिभाषा वगैरह पढ़नी, टेस्ट भी पढ़ लिया कैसे टेस्ट करते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल देखे। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख देते हैं जो एक दिश फलन होंगे ही होंगे। सबसे पहले जैसे एक दिश वर्धमान होंगे या एक दिश ह्रासमान होंगे। अभी अपन ने बहुत से फलन देखे थे। एक दिश फलन कौन से होते हैं, थ्रू आउट या तो इंक्रीजिंग हो या थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो, या तो पूरे अंतराल में या पूरे प्रांत में, जो भी आपसे पूछा गया है, वर्धमान हो तो वो एक दिश वर्धमान फलन कहलाते हैं, और अगर ह्रासमान हो तो वो एक दिश ह्रासमान फलन कहलाते हैं। और कुछ फलन ऐसे हैं अलग अलग, जैसे बाई बराबर साइन एक्स देखा आपने, साइन एक्स अगर आप देखा था आपने इस तरह से, थोड़े अंतराल में वर्धमान है फिर ह्रासमान है, फिर ह्रासमान वर्धमान इस तरह से। तो उनको किस अंतराल में वर्धमान है किस में ह्रासमान है वो लिख सकते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल अपन अलग अलग लिख लेते हैं। एक दिष्ट वर्धमान फलनों के उदाहरण, बाई बराबर ए एक्स, ए पॉजिटिव हो, बाई बराबर ए एक्स प्लस बी जब ए पॉजिटिव हो, या इसको कह सकते हैं लाइन बाई बराबर एम एक्स प्लस सी जब एम पॉजिटिव हो। पहले आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन लिख दी, बाई बराबर ए एक्स, स्लोप पॉजिटिव ले रखी है, स्लोप पॉजिटिव है तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देगी। डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ए आएगा, और ए पॉजिटिव है तो हमेशा वर्धमान होगा। बाई बराबर ए एक्स प्लस बी लिखें या बाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखें, जब भी स्लोप पॉजिटिव होगी लाइन हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो वर्धमान फलन होगा। और यहाँ आप वैसे भी चेक कर रहे हैं डेरिवेटिव से, डी बाई डी एक्स निकालें तो ए आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये वर्धमान फलन होगा। आगे देखते हैं, बाई बराबर एक्स क्यूब, बाई बराबर ए एक्स क्यूब, ए पॉजिटिव, बाई बराबर एक्स टू दी पावर 2n + 1। अब ये देखें आपने ऑड पावर्स लगा दी,
जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, यहाँ से देखेंगे तो इवन पावर आएगी। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो 2n+1 x⁻2n आ गया। यहाँ n पॉजिटिव है, निश्चित रूप से कैपिटल N लिख दिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया है। तो ये हमेशा जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो कैसा होगा, हमेशा वर्धमान होगा। तो ये फलन कैसे रहे, आपके वर्धमान फलन रहे। और देखते हैं आगे, y बराबर e⁻x, y बराबर a⁻x जब a ग्रेटर देन 1 हो, y बराबर log ऑफ x बेस a जब बेस 1 से बड़ा हो। सबके ग्राफ आपने देखे हुए हैं, हमेशा ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सभी कैसे हैं, ये वर्धमान फलन है। और देख सकते हैं y बराबर 10x, 10x का आपने ग्राफ देखा हुआ है। अपने प्रांत में जहाँ भी परिभाषित है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैसा आ रहा है इसका, sec² x बराबर कुछ भी रख लो, हमेशा डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव। जहाँ परिभाषित नहीं है वहाँ की बात नहीं कर रहे, जो इसका डोमेन है, जहाँ ये डिफाइन है, वहाँ हमेशा कैसा होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा फलन, वर्धमान फलन होगा। तो ये सारे वर्धमान फलन हो गए। और लिखते हैं y बराबर mod ऑफ x जब x पॉजिटिव हो। y बराबर mod ऑफ x का ग्राफ आप जानते हैं, y बराबर mod ऑफ x का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। लेकिन अपने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले हिस्से को देखें अपन तो पॉजिटिव वाला हिस्सा सिर्फ ये आएगा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है जब x पॉजिटिव है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की ओर जा रही है, वर्धमान होगा, यानी कि mod ऑफ x x के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए कैसा हो गया, ये वर्धमान फलन हो गया। y बराबर x प्लस mod ऑफ x, ये एक दिश वर्धमान या वर्धमान कह सकते हैं, और x ग्रेटर देन 0 होगा, इसका भी लाइन ऐसी जाएगी, x प्लस x 2x, प्रवणता 2 हो गई, और प्रवणता 2 होगी तो ये वर्धमान होगा। y बराबर x mod ऑफ x, याद करें x mod ऑफ x का ग्राफ आपने बनाया था फंक्शन कंटिन्यूटी वगैरह जब पढ़ रहे थे, एक बार दोबारा बना देता हूँ। x पॉजिटिव होता है तभी x के बराबर होता है, ये नेगेटिव होता है तो -x, तो दो पैराबोलाओं का कम्बिनेशन होता है। ये y बराबर x mod ऑफ x का ग्राफ है। डिटेल में कहाँ देखेंगे, डिटेल में आप वहीं फिर फंक्शन वाले चैप्टर में जाके देखेंगे, लिमिट वगैरह पड़ी थी, लिमिट कंटिन्यूटी वहाँ भी बहुत काम में लिया था। तो ये y बराबर x mod ऑफ x इसका ग्राफ हो गया। तो ये कैसा है, हमेशा वर्धमान फलन होगा। और देखते हैं y बराबर e⁻x, y बराबर e⁻x प्लस e⁻−x, इसको लिख सकते हैं आप y बराबर e⁻x माइनस e⁻−x, या कह सकते हैं y बराबर साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x आप जानते हैं e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 होता है। और इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप, ग्राफ फिर वही फंक्शन वाले चैप्टर में जाके देखेंगे। एक बार मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना देता हूँ। जब x का मान बढ़ाते हैं तो e⁻x बढ़ता जाता है, e⁻−x घटता जाता है। बढ़ती हुई राशि में से घटती हुई राशि घटेगी तब भी ये फाइनली बढ़ता जाएगा। 0 पर x बराबर 0 पर मान 0 है, और बढ़ाने पर बढ़ रहा है, घटाने पर घटेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से चलता है इसका। तो ये y बराबर e⁻x माइनस e⁻−x का, इसी तरह y बराबर साइन हाइपरबोलिक x इसका ग्राफ बनता है। तो ये आपके दोनों कैसे हैं, इंक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx तो क्या आएगा, e⁻x प्लस e⁻−x, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी कि डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये भी कैसे होंगे, हमेशा वर्धमान फलन होंगे। y बराबर साइन x, साइन x कब होगा, जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो। और भी बहुत से इंटरवल बनते हैं, मैं y बराबर साइन x का ग्राफ बनाता हूँ। ये π/2, ये -π/2, बीच में 0 दे रखा है। फिर आगे इंटरवल ये आ गया, आप कितने भी इंटरवल लिख सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है, फिर π/2 से ये पाई और ये 3π/2 आ गया, फिर 3π/2 के बाद ये 2π, ये 5π/2 आ गया।
तो आप ये लिख सकते हैं फिर 3π/2 से 5π/2 के बीच में। तो लाइन आप ये ग्राफ बना सकते हैं कितने भी आगे तक। तो ये अलग अलग अंतराल में फिर ये थ्रू आउट पूरे रियल लाइन पर तो वर्धमान नहीं है, लेकिन इन अंतराल में ये वर्धमान है। तो ये कुछ वर्धमान फलनों के एग्जाम्पल रहे। अगर आपसे जैसे e⁻x के बारे में पूछ ले कि भाई वर्धमान किसी पॉइंट पर पूछ ले, तो आप कह देंगे तो हमेशा वर्धमान होता है, तो उसमें भी वर्धमान होगा। अब कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं ह्रासमान फलनों के लिए। एक दिष्ट ह्रासमान फलनों के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस। y बराबर ax जब a लेस देन 0 हो, y बराबर ax प्लस b जब a लेस देन 0 हो, या इसको लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था y बराबर mx प्लस c जब m लेस देन 0 हो। जैसे पहले बात कर रहे थे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा तो हमेशा कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग फलन होगा। डेरिवेटिव करके भी देख सकते हैं, dy/dx निकालें तो a आ गया, a नेगेटिव है यानी कि dy/dx नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फलन होगा। और आगे देखते हैं y बराबर ax³ a लेस देन 0, y बराबर ax⁴ 2n+1 n पॉजिटिव इंटीजर एंड a लेस देन 0। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा 3ax²। x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा लेकिन a नेगेटिव है, तो इसलिए डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग फलन होगा। y बराबर a⁴x जब बेस पॉजिटिव और 1 से छोटा हो। ग्राफ आपने देखा हुआ है, हमेशा नीचे की ओर जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, याद करके रखेंगे। y बराबर e⁻⁻x, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं -e⁻⁻x, ग्राफ से भी जानते हैं हमेशा नीचे की ओर होगा। y बराबर log ऑफ x बेस a जब बेस 0 और 1 के बीच में हो, बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो log x का ग्राफ इस तरह से चलता है। आप ग्राफ देख सकते हैं, मैं यहाँ एक बार और बना देता हूँ। ये y बराबर log ऑफ x का ग्राफ हो गया। और बाकी जिनको याद नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो वहाँ फंक्शन वाले चैप्टर में जाके देखेंगे। आगे लेते हैं फिर y बराबर mod ऑफ x जब x लेस देन 0। अभी ग्राफ देखा था आपने, जब लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। x नेगेटिव के लिए कौन सा हिस्सा आ रहा है आपका, ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इसमें डिक्रीजिंग है तो इस हिस्से में कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। y बराबर sin x, अब sin x कब डिक्रीजिंग होता है, अभी अपन इंक्रीजिंग फंक्शन में लिखा था पहले, अब डिक्रीजिंग वाला। जब x का मान π/2 से 3π/2 के बीच में हो। अभी आप ग्राफ देख रहे थे, 0 से π/2 के बीच में तो sin x बढ़ता है, फिर उसके बाद घट जाता है। तो ये आपके पास π/2 से 3π/2 के बीच में कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। y बराबर cot ऑफ x, x बिलोंग्स टू प्रांत पूरे डोमेन में। cot x का डेरिवेटिव देखें आप, cot x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -cos² आएगा। किसी भी पॉइंट पर रख दें हमेशा नेगेटिव आएगा, तो हमेशा कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। एक और y बराबर a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ह्रासमान होगा b डिक्रीजिंग, जबकि ad माइनस bc लेस देन 0। एक क्वेश्चन किया था इस पर डिपेंड आपने, ad माइनस bc नेगेटिव होगा तो ये ह्रासमान होगा और पॉजिटिव होगा तब वर्धमान होगा। तो वहाँ वर्धमान वाले में नहीं लिखे थे, वहाँ भी आप लिख सकते हो, ये वर्धमान होगा जबकि ad माइनस bc ग्रेटर देन 0 होंगे। तो इस प्रकार आपने क्या किया है, ये मोनोटोनिसिटी वाले चैप्टर में परिभाषाएं पढ़ी, उनको चेक करने का तरीका देखा, कुछ एग्जाम्पल किए। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में फिर एग्जाम वाले क्वेश्चंस लेते हैं। टेंजेंट नॉर्मल वाले बचे हैं वो भी लेंगे और इस वाले भी लेंगे, और साथ साथ वो मैक्सिमम वाला पोर्शन है वो पढ़ना है। फिर आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।